डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर की बात की थी। आज मैं आपके सामने साइको सोशल कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर की बात करूंगा। असामान्यता के मनोसामाजिक कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात की जाए मनोसामाजिक कारकों में किन कारकों को सम्मिलित किया गया है आज के लेक्चर में। इसके अंदर सबसे पहला संज्ञानात्मक कारक है, दूसरा अर्ली डिप्राइवेशन और ट्रॉमा, आरंभिक वंचन या आघात, तीसरा इनएडिक्वेट पेरेंटिंग, अपर्याप्त पालन पोषण, और चौथा है पैथोजेनिक फैमिली स्ट्रक्चर्स, रोगात्मक पारिवारिक संरचना, और अंतिम मनोसामाजिक कॉज जो आज हम पढ़ेंगे वो है कुसमायोजी साथियों का संबंध, मेल एडेप्टिव पीयर रिलेशनशिप्स। जहां तक कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात की जाए, इस कॉग्निटिव फैक्टर का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की सोच समझ को कॉग्निशन कहते हैं, सोच समझ को। तो इस कॉग्निटिव अप्रोच की कुछ अवधारणाएं हैं। सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति किसी सूचना या इंफॉर्मेशन या इवेंट या घटना का प्रत्यक्षण किस ढंग से करते हैं। जैसे हम किसी घटना या सूचना का प्रत्यक्षण उसी रूप में करते हैं जैसा कि हम होते हैं, न कि उस रूप में जैसे कि वो उत्तेजना होती है। और यदि व्यक्ति का संज्ञानात्मक मूल्यांकन ओवर एग्जीग्रेटेड, अतिरंजित या विकृत होगा तो वो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लग जाएगा। इसी संदर्भ में संज्ञानात्मक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है असामान्यता में। असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में कुछ संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका की पहचान की गई है। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, उसके इर्द गिर्द का वातावरण के प्रति क्या सोचता है, फिर अपने बारे में और वातावरण के बीच के संबंध किस प्रकार से हैं, इसके बारे में विचार करता है और इस तरीके से उसका व्यवहार प्रभावित होता है। इन सभी सोच को सामान्यतः कॉग्निटिव मैप या स्कीमा कहते हैं। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोच रहा है और इसके साथ ही वातावरण के बारे में क्या सोच रहा है और दोनों के बीच के संबंध के बारे में सोच रहा है। तो एक तरह से इस तरह की एक जो सोच विकसित होती है जिसे सामान्यतः कॉग्निटिव मैप कहते हैं, संज्ञानात्मक नक्शा या स्कीमा भी कह सकते हैं जिसे। ये जो संज्ञानात्मक नक्शा है, ये कॉग्निटिव मैप है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी। यह आत्म पहचान की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को अपने बारे में विशेष तरह की प्रतिमा बनाकर रखता है, एक इमेज अपने स्वयं के बारे में बनाकर रखता है, तथा उसका अपना एक खास तरह का विश्वास और भाव होता है उसके प्रति, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। संज्ञानात्मक नक्शा के कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को रिजिड बनाते हैं, जिन्हें इनवैलिड कहा जा सकता है। और इनवैलिड है ऐसे ही पहलू व्यक्ति को असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने में सार्थक भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो कॉग्निटिव मैप है, मतलब वो स्वयं के बारे में, वातावरण के बारे में जो सोच रहा है और उन दोनों के बीच के संबंध के बारे में सोच रहा है, इस सोचने में से जो महत्वपूर्ण कार्य है वो व्यक्ति स्वयं की पहचान बनाना चाहता है और पहचान बनाकर स्वयं के बारे में एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट प्रकार की इमेज, एक प्रतिमा बनाकर रखता है, जिसमें उसका अपना एक खास विश्वास और भाव होता है। और ये खास विश्वास जो अपनी खुद के बारे में जो प्रतिमा बनाई है, यही व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। और ये कॉग्निटिव मैप बनाते समय व्यक्ति के अंदर ये सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने, आइडेंटिफिकेशन के समय, स्वयं की पहचान करते समय व्यक्ति के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें व्यक्ति थोड़ा रिजिड हो जाता है और वो अवैध हो जाता है। ये जो रिजिडिटी है, ये असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ बनाने में जो इंफॉर्मेशंस उसके पास कलेक्ट हो रही है, जो सूचनाओं जो इसके पास एकत्रित हो रही है, वो उनको संसाधित करता है, उनको मॉडिफाई करता है, तथा सही व्यवहार कौन सा है उसको चुनता भी है साथ में। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर सूचना एक तरफ तो सेल्फ बन रहा है, सूचना का संसाधन हो रहा है, और दूसरा सही व्यवहार चुनना, इन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, दोनों बातों का, ये इसमें किसी भी एक पहलू की अधिकता या कमी या डेविएशन होने से असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। जैसे समझने के लिए समझ सकते हैं कि व्यक्ति के सूचना संसाधन के नियम अन्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग है, और उस व्यक्ति की वास्तविकता उन लोगों में काफी भिन्न है। तो ऐसा व्यक्ति में आइसोलेशन या अलगाव की भावना, तिरस्कार, निराशा आदि डेवलप हो सकते हैं, जो उसे मानसिक विकृतियों का शिकार बना सकते हैं। सो ये कह सकते हैं ये जो संज्ञानात्मक एकीकरण हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, संज्ञानात्मक संगठन हो रहा है, इसके अंदर अगर विचलन है तो व्यक्ति के अंदर असामान्यता हो सकती है, या जो सूचनाएं उसको प्राप्त हो रही है उन सूचनाओं के अंदर भी अगर उसकी प्रोसेसिंग, उसका जो संसाधन सही नहीं हुआ, नियमों के तहत नहीं हुआ, और फिर जो व्यवहार जो उसने चयनित किया है वो भी अगर सही नहीं हुआ, इन तीनों में जो इंटरेक्शन चल रहा है कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय, या प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते समय, या अप्रोप्रिएट बिहेवियर के सिलेक्शन करते समय, और इन तीनों में कहीं अगर डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ, अगर ढंग से तीनों में मेल नहीं हो पाया, तो व्यक्ति असामान्यता से पीड़ित हो सकता है। कई तरह की स्टडीज देखी गई है। मिशेल की एक स्टडी थी, उसने ये कहा 1973 में कि कुछ लर्निंग बेस्ड एरिया होते हैं जिसके आधार पर बच्चा अपनी चाइल्डहुड स्टेज में सीखता है, और आने वाले समय में ज़िंदगी की जो डिमांड्स हैं उसके साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और उसमें एक विशेष स्टाइल उत्पन्न कर लेता है। अगर कुछ बच्चे जो अपनी स्टाइल, अगर जो उसने जिस तरीके से सीखना शुरू किया, जो अपनी एक स्टाइल डेवलप की है, तो कई बच्चों की तो बहुत प्रशंसनीय होती है और कुछ बच्चों की अच्छी नहीं होती। जो शैली अच्छी नहीं होती है वह लोगों के द्वारा भी पसंद नहीं की जाती, न केवल बाल्यावस्था में बल्कि वयस्कावस्था में भी वो पसंद नहीं की जा सकती। इस तरह से वो नकारात्मक घटनाएं जैसे बीमारी, तलाक, वित्तीय कमी आदि का जो मूल्यांकन है वो ढंग से नहीं कर पाता। अब ये देखिए, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर वाज नॉट करेक्ट। इस कारण से व्यक्ति असामान्यता से पीड़ित हो जाता है, और उसे जो इनकोहेरेंट कॉग्निटिव मैप जो विकसित हुआ उसके कारण से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, या ये कह सकते हैं बहुव्यक्तित्व विकृति भी हो सकती है। इसके अलावा एक दूसरा कारण है अर्ली डिप्राइवेशन और ट्रॉमा। इसके बारे में बात करूं, आरंभिक वंचन या आघात, इसके कई कारण होते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली डिप्राइवेशन और ट्रॉमा क्या होता है। जब भी किसी बच्चे के व्यक्तित्व विकास की जो निर्माण अवस्था है, फॉर्मेटिव पीरियड है, उसमें वो किसी न किसी कारण से डिप्राइव्ड हो जाए, या उसके लिए कुछ आघात वाली अनुभूतियां हों, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हों, जिससे उस बच्चे का व्यक्तित्व विकास सही तरीके से नहीं हो सके, और ये व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होने से वह असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। सो अर्ली डिप्राइवेशन या प्रारंभिक वंचन या आघात को समझने के लिए हम संबंधित तीन कारकों का अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला कारक है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थानीकरण, दूसरा है डिप्राइवेशन इन होम, और तीसरा है चाइल्डहुड ट्रॉमा। सबसे पहले संस्थानीकरण क्या होता है। जैसे संस्थानीकरण से तात्पर्य बच्चे का जो पालन पोषण अपने घर में रखकर माता पिता के द्वारा न करके और किसी संस्था में, जैसे अनाथालय में, किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आदि में किया जाता है, तो
ऐसा देखा गया है कि उसको अपने घर की अपेक्षा वार्मथ और जो रेगुलर कांटेक्ट है, जो फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स आर लैकिंग। जो दैहिक संपर्क है, जैसे स्नेह करना, बच्चों को प्यार करना, ये पेरेंट्स का लैक करता है, और जिससे उसकी सामाजिक और सांवेगिक उत्तेजनाओं में कमी होती है। मतलब ये हुआ कि उसको धनात्मक सीख भी नहीं सकता, उसको फीडबैक्स, प्रोत्साहन भी, इंसेंटिव्स भी नहीं मिलते। अब यहाँ मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो असामान्यता की ओर बढ़ सकता है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संस्थानीकरण में अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र का है और उसको कहीं पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया है, या किसी कारण से बच्चे के मदर फादर अवेलेबल नहीं हो पाए और उसको अनाथालय में भेजना पड़ा, या किसी रेजिडेंशियल स्कूल में भेजना पड़ा, तो देखिए यहाँ जो फिजिकल कॉन्टेक्ट्स हैं पेरेंट्स के द्वारा, जो जैसे कह समझाने के लिए बता सकता हूँ कि छोटा बच्चा होता है, वो अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, उसकी बातों को अच्छा माना जाता है, ये एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर ये जो उसको लाड़ करना, प्यार करना, ये सारी चीज़ें लैक करती है, और ये लैक करने से उसकी जो सोशल और इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं और स्टिमुलेशंस हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसकी आशा में वो नया काम करता जाता है, उसकी कमी होती है, जिस कारण से इन बच्चों में असामान्यता का विकास दिख जा सकता है। देखिए, ऐसे बच्चे जीवन में प्रसन्न भी नहीं पाए जाते, क्योंकि आनंदित होने की भाव की भी पर्याप्त कमी पाई जाती है। इनके अंदर एक उदासीनता का भाव होता है, इमोशनल अपैथी, जिसका मतलब खुशी का मौका आया तो न खुश होना, दुख का मौका आया तो दुख नहीं होना, एक भाव शून्यता जैसी उदासीनता, इमोशंस को प्रकट नहीं कर पाना। और ऐसे बच्चों की जो भाषाई विकास है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। इस तरह के बहुत सारे अध्ययन किए गए, बैरीज और ओबर्स की स्टडीज ने इस प्रकार की बातों को बताया है। उसके बाद वनस्टीन ने भी इस प्रकार की बताया है कि जो परित्यक्त बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उनके अंदर आक्रामकता, विद्रोह वाली स्थिति, आज्ञा का उल्लंघन करना आदि की प्रवृत्तियां जन्म लेती है, और वह व्यक्ति संसार के प्रति भी अविश्वास का भाव रखता है, जिसके कारण से कि वह असामान्यता को विकसित कर लेता है, और असामान्यता के कारण उन बच्चों में मानसिक विकृतियों का जन्म होता है। इसी प्रकार से अगर घरों में वंचन रखा जाए, कुछ ऐसे ये कहना चाहिए अनलकी बच्चे भी होते हैं जिनको घर के अंदर रहते हुए भी घर के साथ माता पिता का स्नेह प्यार नहीं मिल पाता जितना कि उससे मिलना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो माता पिता साथ नहीं रहते हैं, ओके, या ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे रह रहे हैं वो साथ में रह रहे हैं लेकिन उनको समय नहीं दे पाते। आज के संदर्भ में ये बात बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो ये जो माता पिता का जो वंचन है, ये जो घर में जो उसको दूर रखा गया है, ये आगे चलकर कई तरीके की समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिससे असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। इस साइको सोशल व्यू पॉइंट्स को फ्रॉयड ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। उनके ने उसे ये कहा था कि अगर ये जो एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है मनोलैंगिक विकास की, जिसको एग्जैक्टली वो एक मुखावस्था में ओरल स्टेज होती है, जब बच्चा बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में होता है, एक तरह से फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन कर देता है अपने बिहेवियर का, और फिक्सेशन करने से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आने के कारण रिजिडिटी हो गई, रिजिडिटी होने के कारण वह व्यक्ति असामान्य हो सकता है। एरिक्सन ने तो ये भी कहा कि उसकी जो मौलिक विश्वास है, बेसिक ट्रस्ट जिसको कहना चाहिए, वो डेवलप ही नहीं हो पाता। और स्किनर जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना था कि इस प्रकार के वंचन से रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन में कमी होती है, जिससे बच्चों में नेसेसरी स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। रोजर्स का ये कहना था कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज है, आत्मसिद्धि प्रवृत्ति, इसमें
डिफेंस जो मैकेनिज्म है, जो आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से अपने अहम को बचाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, उन प्रतिरक्षात्मक तत्वों के कारण अधिक समावेश हो जाता है, वो भी असामान्य अधिक जरूर से अधिक हो जाता है, इसलिए भी वह असामान्यता की बढ़ सकता है। इसी प्रकार से सुलीवान का कहना था कि ऐसे बच्चों में अन्य लोगों के साथ घनिष्ठता और चिंता मुक्त स्नेह के विकास में बाधा पहुंचती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चाहे वो फ्रायड का एक्सप्लेनेशन था, चाहे वो स्किनर का था, चाहे वो रोजर्स का था, चाहे वो सुलीवान का था, सभी व्यक्तियों का यही कहना था कि डेप्रीवेशन इन होम, मतलब घर में अगर बच्चों को पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता या माता पिता से दूरी रहती है, तो ऐसे बच्चे के अंदर असामान्यता बहुत अधिक विकसित हो सकती है। रिबल ने एक स्टडी करी थी, उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे अपने माता जो मदर्स हैं अपने बच्चों को तिरस्कार करती है, जिनका उनके प्रति उदासीन होती है, तो वो बहुत कम उम्र की में ही वह तनावग्रस्त वगैरह हो जाते हैं, नकारात्मक व्यवहार विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार की कई स्टडीज हैं। बुलार्ड ने ये कहा कि अगर ये पेरेंटल अफेक्शन की कमी होती है तो बच्चों के अंदर सांवेगिक विकृति, मानसिक बंधन आदि का विकास हो सकता है। इसी प्रकार से पैटरसन ने भी एक अध्ययन में बताया था कि अगर बचपन की जो बाल्यावस्था की स्थिति है उसके अंदर अगर स्नेह नहीं मिल पाया बच्चों को, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इस तरीके से देखा गया है, और स्नेह पाने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि घर में अगर वंचन किया जाए तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। एक बात और करना चाहता हूं, इनएडिक्वेट पेरेंटिंग, वंचन तो बिल्कुल मिला ही नहीं, अगर जो ये पारिवारिक जो लालन पालन जहाँ बच्चे का होना चाहिए, अगर उसके अंदर भी अपर्याप्तता है, मतलब जितना जिस तरीके से होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो भी असामान्यता जन्म हो सकती है। इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं कि जब भी अगर बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके पेरेंट्स का, जो अंतक्रिया होती है, अगर वो इनएडिक्वेट है, अगर वो उचित नहीं है, अपर्याप्त है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा या उससे कम है, ऐसे बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है, और उसमें असामान्य व्यवहार होने की बहुत सारे संभावना बढ़ जाती है। इनएडिक्वेट पेरेंटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को समझाऊंगा। इनएडिक्वेट पेरेंटिंग के जो बहुत सारे जो संबंधित कारक हैं उसमें ओवर प्रोटेक्शन, अति सुरक्षा, एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन, अत्यधिक बंधन, फिर है अनरियलिस्टिक डिमांड, अवास्तविक मांग, ओवर परमिसिवनेस, अति अनुमति बोधकता, फॉल्टी डिसिप्लिन, दोषपूर्ण अनुशासन, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, अनुचित संप्रेषण और अटैचमेंट। अब मैं एक एक करके इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। इनएडिक्वेट पेरेंटिंग, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है अति सुरक्षा। अति सुरक्षा से तात्पर्य माता पिता द्वारा बच्चों की क्रियाओं को इस ढंग से मॉनिटर करने से होता है कि बच्चों को द्वारा जो किया गया कार्य वो बच्चा नहीं करके स्वयं माता पिता कर देते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई ऐसी उत्तरदायित्व की भावना है कि बच्चों को ये करना चाहिए, और उत्तरदायित्व से निपटना भी बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है कि भाई उससे सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, उसको ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं, और कि ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार से जो अति सुरक्षा है, इससे सामान्य व्यक्तित्व विकास दोषपूर्ण हो जाता है और असामान्य प्रवृत्तियों का जन्म होता है। देखिए, एक तरह की स्टडीज जेनकिंस ने की थी, पोजांस्की ने की थी। उसने ये कहा था कि इस तरह के जो बच्चे जिनको माताएं बहुत अति सुरक्षा प्रदान करती, ओवर प्रोटेक्शन, कि नहीं नहीं ये तो मैं कर लूंगी, इससे नहीं होगा, ऐसे बच्चों के अंदर एंग्जाइटी का जो एक बहुत बेसिक डिसऑर्डर है जिसको दुर्भीति या फोबिया कहते हैं, ऐसी मानसिक विकृति जन्म ले सकती है।
सो अति सुरक्षा से बहुत बच्चे के अंदर अति चिंता और अति सुरक्षा की भावना से उसके अंदर असामान्यता का होना बहुत बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चे के अंदर, क्योंकि वो सीख नहीं पाता, इज अनेबल टू लर्न टू फेस द सिचुएशंस। और उसकी जो समायोजी करने की जो शक्तियां हैं, एडजस्टिव कैपेसिटीज है, वो वो बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाती और वो मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन, अत्यधिक बंधन। ऐसा अक्सर देखा गया, कई जगह देखा गया है कि माता पिता द्वारा पालन पोषण के दौरान बच्चों को कुछ खास तरह के नियम बनाकर और उस पर पालन करवाने के लिए दबाव डाला जाता है। अब ऐसा पेरेंटल प्रेशर होगा तो बच्चे उत्तम ढंग से नियंत्रित और भाई एक सोशल बिहेवियर तो करने की उसको प्रेरणा मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक तरह से डर हो जाएगा, उसके अंदर निर्भरता हो जाएगी, उसके अंदर दब्बूपन आ जाएगा, विद्वेष की भावना डेवलप हो जाएगी और उसकी बौद्धिक क्षमता में भी कमी आ जाएगी। बॉमिरिड की एक स्टडी थी, इसके अलावा मैकेग्री की भी स्टडी थी। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे पे अत्यधिक बंधन रखा जाता है तो बच्चा बिल्कुल आवेगशील हो जाता है और वो एग्रेसिव वगैरह के बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि अत्यधिक अगर बंधन रखा जाता है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे अपने नियम के आधार पर, उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल के सामने तो, सोसाइटी के सामने तो बहुत अच्छा अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा बच्चा, लेकिन अंदर से जो उसकी जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए इस रेस्ट्रिक्शन के कारण वो नहीं हो पाते और व्यक्ति, उस बच्चे में लेटर ऑन एग्रेशंस और इम्पल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। एक तीसरा महत्वपूर्ण कारक है अनरियलिस्टिक डिमांड्स, अवास्तविक मांग। कभी कभी माता पिता बच्चों के सामने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब ये जो डिमांड्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ कि अधिकांश माता पिता 12th के बाद बच्चे को ये सोचते हैं कि उसका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, भले ही उसका एप्टीट्यूड में इतनी कमी है। अब इसके कारण होता क्या है, ये प्रत्याशाएं और मांग बहुत ऊंची होती है या बहुत नीचे होती है, तो बेसिकली ये बहुत रिजिडिटी को डेवलप करती है, जिससे बच्चों के अंदर क्या है कि वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स है उसको पूरा नहीं कर पाता। अनरियलिस्टिक डिमांड्स की बात कर रहा हूं मैं, अवास्तविक। देखिए, अगर आप पढ़ाई अच्छी करते हैं और यू आर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन जैसे नंबर आ रहे हैं, तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि बच्चा इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बट ये कहा जाए कि अगर आप बहुत मुश्किल से एग्जाम्स को पास करके आप आ रहे हैं, ओके, जस्ट पासिंग मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, तो अब यहाँ अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं कि उसके बाद अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि उसका बेटा आईएएस बन जाए, तो ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक डिमांड मानी जाएगी। जैसे एक बहुत साधारण सा बच्चा है, उसके माता पिता कहते हैं तुम्हें तो डॉक्टर या इंजीनियर या बनना ही है, तुम्हें तो आईटी सेक्टर में अपना नाम करना है। ऐसे बच्चों में अंतोगत्वा, निराशा, कुंठा, हीनता, अपर्याप्तता का भाव विकसित होता है, क्योंकि उससे संबंधित परीक्षाओं में उसे असफलता ही हाथ लगती है। इस तरह की नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर मानसिक विकृति उत्पन्न कर जाती है। इसके समर्थन में कूपर स्मिथ ने बताया था कि उन्होंने कहा कि बच्चों को वही बातें बतानी चाहिए जिससे उसका आत्मसम्मान या आत्म सम्मान उसका बरकरार रह पाए। इस तरह के ही उसके सामने लक्ष्य बताने चाहिए। एक जो चौथा इनएडिक्वेट पेरेंटिंग की बात है, जिसको ओवर परमिसिवनेस कहा गया है, अति अनुमति बोधकता। ये देखिए, ओवर इम्पेसिवनेस का मतलब छोटी छोटी सी बातों को भी बच्चों की साधारण से साधारण इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं पेरेंट्स। ऐसे बच्चों को ओवर परमिसिवनेस कहा गया है। इसमें क्या है, बच्चे साधारण इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, परंतु जो उचित और जो आवश्यक व्यवहार है, वांछनीय व्यवहार है, उसको सिखाना है, इस पर ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता है कि बच्चे माता पिता के इस कमजोरी का शोषण करते हैं और अपने आप में तरह तरह के नकारात्मक प्रवृत्तियां विकसित कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
बच्चे ने एक डिमांड रख दी कि मेरे को तो ये चीज़ चाहिए। अब पेरेंट्स, बहुत छोटी सी बात थी कि ये चाहिए था कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं अपनी पेन बाजार से लेके नहीं आ सकता। अब कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, ओके, और बाजार जाके जो आसपास ही घर के पास में जो दुकान है उससे एक पेन खरीद के नहीं ला सकता। इसका मतलब क्या हुआ? और उसकी मदर या फादर उसके लिए पेन लेके आ रहे हैं। ओके, सो ये एक तरह से ओवर परमिसिवनेस है। अब उसे मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से दुकान के साथ में जाया जाएगा, किस तरीके से हिसाब किया जाएगा। ओके, सो जो सोशल इंटरेक्शंस के कारण जो डेवलपमेंट होने जाते हैं वो नहीं हो सकते। अच्छा, उसको बच्चे भी ये धीमे धीमे सीख लेता है कि अपनी छोटी छोटी बात को अपने माता पिता से कैसे मनवानी चाहिए, और वो इस तरीके से माता पिता की जो जो इमोशंस है उसका वो शोषण करना शुरू कर देता है, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देता है। अध्ययनों में बहुत सारे अध्ययन हुए, इसमें ये पाया गया कि ऐसे बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं, असहयोगी होते हैं और अपनी बात को हर हालत में मनवाने वाले होते हैं। सीयर्स ने तो ये भी कहा कि ऐसे बच्चों में अनुशासन की कमी होती है, जिससे समाज विरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। बॉमरिन का ये कहना था कि ऐसे बच्चे जो उनसे बड़े उम्र में, जैसे कहीं किसी के अंडर में काम करना पड़ा तो उसके प्रति विद्रोहात्मक व्यवहार रखते हैं, और ऐसे बच्चों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती, और वो जहाँ भी मौका मिलता है वो शोषण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शोषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके से उसको जो लेटर ऑन लाइफ में सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें, एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि लोग उसकी बात को मान लें, और इस तरीके से उसके अंदर जब लोग उसकी बात को नहीं मानते, अपनी बात को नहीं मनवा पाते, तो उनके अंदर असंतोष और कुंठा का विकास हो जाता है, जिसके कारण से उनका व्यवहार कुसमायोजित या असमायोजित हो जाता है। इस कारण से वह बच्चे असामान्यता की ओर बढ़ जाते हैं। एक और कारण है जिसे हम फॉल्टी डिसिप्लिन कहते हैं। फॉल्टी डिसिप्लिन मतलब दोषपूर्ण अनुशासन। कई बार अनुशासन में कभी कभी असंगत व्यवहार दिखलाए जाते हैं। जैसे एक ही तरह के व्यवहार के देने पे एक दिन तो उसको माता पिता ने अप्रिशिएट किया और एक दिन उसको दंड दिया। अब ऐसी स्थिति में बच्चा ये पहचान नहीं पाता कि उसका जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या, उपयुक्त व्यवहार क्या है। कल तो इसको इस बात के लिए प्रेज मिला था, आज इसको इस बात के लिए कुछ पनिशमेंट मिल रहा है। सो प्रेज एंड पनिशमेंट्स बोथ आर ऑन द अदर एक्सट्रीम्स। एक इस एक्सट्रीम पे, दूसरा इस एक्सट्रीम पे। अब एक ही व्यवहार के लिए दोनों चीजें कैसे मिल सकती है? इस प्रकार से जो फॉल्टी डिसिप्लिन है, इसके अंदर इस फॉल्टी डिसिप्लिन के कारण कई माता पिता बहुत सख्त अनुशासन करते हैं। बॉमडिन ने एक स्टडी भी की थी, उसके बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है कि उसमें फेथ की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है, डर होता है, माता पिता के प्रति घृणा विकसित होती है, और कोई काम इनिशिएट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को सेल्फ पनिशमेंट वगैरह के गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो अवास्तविक और वास्तविक कार्यों के लिए भी अपने आप को दोषी मानते हैं और अपने आप को दंडित करने जाते हैं। उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आत्मसंप्रत्यय है, वो नकारात्मक हो जाता है। इस प्रकार से जो फॉल्टी डिसिप्लिन सिस्टम है अगर घर में, वह भी बच्चे को असामान्यता की ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार से अपर्याप्त व अतार्किक संचार, देखिए इस तरीके से कह सकते हैं अनुचित संप्रेषण। जो बातचीत करने का जो तरीका है घरों में, वो अगर उचित नहीं है। कभी कभी घरेलू वातावरण ऐसा होता है कि बच्चा कोई प्रश्न अपने माता पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से करता है तो बच्चे को डांट दिया जाता है और बच्चा चुप हो जाता है। ये एक इनएडिक्वेट और इरेशनल कम्युनिकेशन है, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है शायद इस। और बच्चे के प्रश्न का उत्तर तो माता पिता देते हैं, परंतु बच्चों को उसमें कोई तर्कसंगत अर्थ नहीं दिखता। ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चों ने कोई प्रश्न पूछा और माता पिता ने उत्तर दिया, लेकिन उन बच्चों को लॉजिकल नहीं लगता। तो ये एक तरह से फॉल्टी कम्युनिकेशन हुआ, दोषपूर्ण संचार हुआ। तो ये ऐसा दोषपूर्ण संचार ज्यादातर जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग परिवार होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है। हालांकि ये कुछ मध्य और उच्च सामाजिक स्तर वाले परिवार भी पाया जाता है, लेकिन लो में बहुत अधिक देखने को मिलता है। और इस तरह के दोषपूर्ण संचार का परिणाम होता है कि बच्चों में जो आवश्यक स्किल्स हैं, नेसेसरी स्किल्स हैं, और जो कैपेसिटीज, जो एबिलिटीज है, उसका विकास धीमा हो जाता है और व्यक्ति के अंदर कुसमायोजी व्यवहार के होने की संभावना तीव्र हो जाती है। कॉर्सन, सानिस्लो, गोल्डस्टीन, इन्होंने अध्ययनों में बताया
कि ऐसे दोषपूर्ण संचार के कारण, अनुचित संप्रेषण के कारण बच्चों के अंदर सिजियोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसक्ति, अटैचमेंट। एक इस सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो बॉलबाय थे, BOWLBY। इन्होंने ये बताया कि बच्चे अपने माता पिता को जो उन्हें पालते पोसते हैं के साथ घनिष्ठ आसक्ति विकसित कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। और जब ये आसक्ति सामान्य न होकर चिंता उत्पन्न करने वाली हो जाती है तो वो बच्चों के साथ, वो बच्चे अपने माता पिता के साथ इनकंसिस्टेंट और ये कहना चाहिए कि असहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं, असंगत और असहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं, और बच्चों में अविश्वास और कुंठा की उत्पत्ति होती है जो आगे जाकर असामान्य व्यवहार को जन्म दे देती है। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बहुत बात बता दी कि इनएडिक्वेट पेरेंटिंग के कारण इतनी तरह की समस्याएं हो सकती है कि किसी भी तरीके से अगर अति सुरक्षा रखी जाए, अत्यधिक बंधन किया जाए, अवास्तविक मांगों को पूर्ति की जाए, आदि अनुमति बौद्धिकता हो जाए, दोषपूर्ण अनुशासन हो, अनुचित संप्रेषण हो, आसक्ति हो, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। एक मैं बात करना चाह रहा हूं जिसमें ये बताना चाह रहा हूं कि रोगात्मक पारिवारिक संरचना व्यवहार, ये कहना चाहिए पैथोजेनिक फैमिली स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये भी समझने की बात है कि देखिए, मैं यहाँ जो बात करना चाहूंगा उसमें ये बताना चाहूंगा कि रोगात्मक पारिवारिक संरचना का भी प्रभाव असामान्य की व्यवहार की उत्पत्ति में काफी देखा जाता है। रोगात्मक पारिवारिक संरचना का मीनिंग ये हुआ कि ऐसी पारिवारिक संरचना जिसके अंदर फैमिली डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं कि जो परिवार के सदस्य है वो आसानी से, उनका समायोजन भी प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। ऐसा हुआ कि भाई परिवार के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बहुत सही तरीके से परिवार के अंदर बहुत डिस्टर्बेंसेस है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फिर क्या है कि असामान्यता होने की संभावना होती है। ये जो परिवार में इस प्रकार जो डिस्टर्बेंस है, पारिवारिक संरचनाएं जो रोगात्मक तरीके की कही जा सकती है, उसके 3 कारण हैं। एक है डिस्कॉर्डेंट फैमिली, जैसे बेमेल व्यवहार परिवार, डिस्टर्ब्ड फैमिली विक्षुब्ध व्यवहार, और डिसरप्टेड फैमिली विकृत व्यवहार। बेमेल परिवार क्या होते हैं? बेमेल परिवार ऐसा परिवार को कहा जाता है जिसमें माता पिता में से कोई एक या दोनों एक दूसरे से कोई संतुष्टि नहीं रख पाते। उनमें अक्सर वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। पारिवारिक समस्याओं के जो समाधान के विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं। इन लोगों में मूल्यों में भी बहुत ज्यादा अंतर होते हैं और एक दूसरे के प्रति आक्रामकता होती है। ये लोग जानबूझकर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, जिससे कुंठा उत्पन्न होती है। कार्सन और बूचर ने यह कहा कि बताया कि ऐसे दोषपूर्ण पारिवारिक संबंध का प्रभाव उस परिवार के जो वयस्क बच्चे हैं उन बच्चों पर काफी पड़ता है और उस बच्चों में सामाजिक विरोधी प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है और व्यक्ति ऐसे परिवार में रहने वाले लोग असामान्यता की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से एक डिस्टर्ब्ड फैमिली, विक्षुब्ध परिवार ऐसे परिवार को कहा जाता है जिसमें माता पिता में से एक या दोनों इतने सनकी होते हैं कि असामान्य ढंग से व्यवहार करते हैं। वे पूरे घर में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। इमोशनल पीस का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे परिवार की कुछ विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को समझें। ऐसे परिवार के माता पिता अपने अपने संतुलन बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त स्नेह या प्यार नहीं दे पाते। लैकिंग ऑफ लव, अफेक्शन इन दिस टाइप ऑफ फैमिली। ऐसे परिवार जो है वो कम्युनिकेशन भी सही नहीं करते, जिसके कारण से बच्चों का भी एक, और वो जो एक दोषपूर्ण मॉडल बनकर सामने आते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि तरीके से अतार्किक संचार होते हैं, इलॉजिकल बातें ज्यादा करते हैं, मतलब अपनी बात को समझा नहीं पाते, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और इसके अलावा ऐसे परिवार के बच्चे
कि माता पिता इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को बहुत अधिक उलझा कर रखते हैं। तो क्या हुआ, ऐसी फैमिलीज को विक्षुब्ध परिवार कहा जाता है। और विक्षुब्ध परिवार के अगर अंदर बच्चों का लालन पालन हुआ है तो ऐसे परिवार में डिप्रेसिव टेंडेंसीज, विषादी प्रवृत्तियों का विकास बहुत अधिक होता है। ऐसा कॉक्स एंड कॉक्स ने अपने अध्ययनों में पाया है। लिड्ज ने भी कहा कि फैमिली स्ट्रक्चर में जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, वैवाहिक विच्छिन्न परिवार जैसे परिवार को कहा जाता है, जिसमें पति और इमोशनल सेपरेटेड रहते हैं। बेसिकली कहने का चाहिए मतलब ये है कि ऐसे रहने के लिए तो परिवार में रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे लोगों में ये जो लिड्स की स्टडी थी, ये सिजियोफ्रेनिया की बात बताता है कि सिजियोफ्रेनिया होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है। इसके अलावा एक डिस्टर्बेड फैमिली होती है विघटित परिवार। ऐसे विघटित परिवार भी असामान्यता को उत्पन्न करते हैं। विघटित परिवार इनफैक्ट ऐसे परिवार होते हैं जो कई कारणों से, जैसे मृत्यु, डिवोर्स, सेपरेशन और अन्य कारणों से साथ नहीं जुड़ पाते। ऐसे आधे अधूरे परिवार में बच्चों को कोई स्नेह प्यार देने वाला नहीं होता और ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी अधूरा सा रह जाता है, क्योंकि उनको समायोजन से संबंध कठिनाइयां हो जाती है और धीरे धीरे समायोजन की जो कठिनाइयां ये व्यवहार को असामान्य बना देती है। पिता या माता या दोनों की अचानक असमय मृत्यु हो गई तो ऐसे बच्चों को समायोजन संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है। और शायद बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के मानसिक आघात के सदमे को झेलकर अपने आप को एक समायोजित व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर पाते हैं। हैरिंगटन, कॉक्स एंड कॉक्स, इन लोगों की स्टडी ने बताया कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी। उन्होंने बताया कि माता की तुलना में पिता की अनुपस्थिति में बच्चों में असामान्यता अधिक उत्पन्न होती है। माता पिता का संबंध विच्छेद हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो बच्चों में असुरक्षा, तिरस्कार की भावना का जन्म होता है। वॉलस्टीन ने भी इसी प्रकार के, रूटर ने भी इसी प्रकार के अध्ययन किए कि सेपरेशन की स्थिति में बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति के जन्म होने की संभावना होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं मेल एडिटिव पीयर रिलेशनशिप, कुसमयोजी साथी संगी का संबंध। ऐसे बच्चे जो अपने फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते तो उसमें भी इस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो साथी हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे एक कोई करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1990 में एक अध्ययन किया था कि अगर बच्चों में अगर उनके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, उसके बीच में अगर बच्चा पॉपुलर नहीं हो के कुछ लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, उसको दूर, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, रिजेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, तो ऐसे बच्चों के अंदर ऐसा देखा गया कि वो सामाजिक रूप से भी विलगाव, सोशल आइसोलेशन फील करते हैं, जिसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं कि अगर तिरस्कार बार बार उसका तिरस्कार किया जाएगा किसी व्यक्ति का, तो वो बिल्कुल एक एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप कर सकता है और एंटी सोशल बिहेवियर को भी डेवलप कर सकता है। इसी प्रकार से, क्योंकि वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर सीख लेता है कि ऐसे सामाजिक व्यवहार को जिसके अंदर उसको तिरस्कार मिलता है, उसमें अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तिरस्कार के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। तो ऐसे बच्चे या तो फिर वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर में प्रोड्यूस हो जाएंगे, या स्कूल या कॉलेज को छोड़ देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि वो विशेषकर थोड़ा ऐसा कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या मेंटल डिसऑर्डर की बात की जाए तो ऐसे बच्चों में सिजियोफ्रेनिया जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। सो आज के लिए काफी है। ओके, कल की क्लास में हम लोग सोशियो कल्चरल क्लास कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।